यूपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मिल्कीपुर फैजाबाद लोकसभा का हिस्सा है। 2024 में अवधेश प्रसाद फैजाबाद यानी अयोध्या से सांसद चुने जाते हैं। मिल्कीपुर में जीत योगी आदित्यनाथ के लिए अब जरूरी हो गई है और अखिलेश यादव के लिए भी यह बेहद जरूरी है। मिल्कीपुर में अखिलेश एंड कंपनी को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है और बीजेपी को अयोध्या का हिसाब बराबर करना है। 2025 में मिल्कीपुर में चुनाव में आखिर होने क्या वाला है? क्या 2024 का बदला बीजेपी 2025 में ले पाएगी? 8 फरवरी को मिल्कीपुर के मैदान में कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी? पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में समझिए। Date of poll is 5th and counting is 8. Date of poll is 5th and counting is 8. मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीख आ चुकी है, बिगुल बज गया है। यूपी के मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उपचुनाव की 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, 17 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 18 जनवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, 20 जनवरी तक नामांकन पत्र वापस लिया जा सकता है। मिल्कीपुर के उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने किया। मिल्कीपुर में चुनावी शंखनाद अब योगी आदित्यनाथ करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद योगी फिर से मिल्कीपुर का राउंड लगाएंगे। 8 जनवरी को मिल्कीपुर के हैरिंगटनगंज पलिया मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव 25 का पहला और 27 से पहले यूपी का आखिरी चुनाव है। मिल्कीपुर का उपचुनाव बस एक सीट की लड़ाई नहीं है, यह 27 के यूपी विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है। इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव हार जीत के लिए नहीं लड़ा जाएगा। मिल्कीपुर की लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है। यूपी में 27 का चुनाव कौन लीड करेगा, यह तो मिल्कीपुर के उपचुनाव के नतीजों से तय होगा। अयोध्या में जब बीजेपी हारी तो योगी और मोदी पर खूब सवाल उठाए गए थे। अखिलेश ने दिल्ली से लखनऊ तक इसे मुद्दा बनाया था। अब मिल्कीपुर का उपचुनाव इसका जवाब होगा। मिल्कीपुर के चुनाव का हम लोगों को बहुत उत्सुकता के साथ हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि वहाँ की जल्दी चुनाव की तिथियां घोषित हों और वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण, जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। मिल्कीपुर का उपचुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के पास कमबैक करने का आखिरी मौका है। ये बात अखिलेश यादव को भी पता है। अखिलेश भले ही कैमरे पर पीडीए की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश का फॉर्मूला MY का ही है। अखिलेश लखनऊ में संभल को मुद्दा बनाकर इसी वोट बैंक को सिक्योर करने में लगे हैं। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बाद मिल्कीपुर जीतना अखिलेश के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि अभी तक अखिलेश योगी के इस नारे की काट नहीं ढूंढ पाए हैं। मिल्कीपुर वो सीट है जिससे 1991 के बाद बीजेपी को सिर्फ एक बार और समाजवादी पार्टी को 5 चुनाव में जीत मिली है। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी की पकड़ की सबसे बड़ी वजह यहां का जातीय समीकरण है। इस सीट पर दलित वोटर्स निर्णायक हैं। सामान्य वर्ग के साथ ही ओबीसी मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। मिल्कीपुर में 60,000 पासी और 50,000 गैर पासी दलित वोटर हैं। इनके अलावा 55,000 यादव, 50,000 ब्राह्मण,
35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर और 73,000 अन्य मतदाता हैं। बीजेपी की तरह समाजवादी पार्टी के लिए भी मिल्कीपुर सीट जीतना प्रतिष्ठा का मुद्दा है। मिल्कीपुर सपा का गढ़ रहा है। अब फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंचने के बाद अखिलेश और अवधेश के लिए अपना गढ़ बचाना नई चुनौती बन गया है। मिल्कीपुर से सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर दांव लगाएगी। अवधेश यादव को मालूम है कि योगी की रणनीति के आगे मिल्कीपुर का गढ़ बचाना आसान नहीं है, इसलिए अवधेश अभी से कैंपेनिंग में जुट गए हैं। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहाँ की देवतुल्य मतदाता, वहाँ की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजित प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। मिल्कीपुर की मोर्चेबंदी अखिलेश यादव भी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी। मिल्कीपुर के उपचुनाव से पहले यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। योगी ने इस चुनाव में 7-2 से लीड ली थी और अब योगी जीत के इस मोमेंटम को बनाए रखना चाहते हैं और इसका ब्लूप्रिंट भी योगी ने रेडी कर लिया है। योगी मिल्कीपुर का उपचुनाव राम प्लस विकास प्लस सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मिल्कीपुर से अयोध्या की दूरी 46 किलोमीटर है। जो अयोध्या में होता है उसका सीधे इंपैक्ट मिल्कीपुर में पड़ता है। अयोध्या में इस वक्त बीजेपी रामलला विराजमान के 1 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में 11 से 13 जनवरी तक प्रतिष्ठा द्वादशी का आयोजन होगा। 11 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहेंगे। 11 जनवरी को सुबह 11 बजे गर्भगृह में श्री राम लला का अभिषेक करेंगे। इसके बाद अंगद टीला पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अंगद के टीला पर योगी अयोध्या में सनातनियों को संबोधित भी करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन प्रतिष्ठा द्वादशी के आयोजनों की तैयारी में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में चश्मे वाली जासूसी हो रही है। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक युवक को कैमरा वाले चश्मे के साथ पकड़ा गया। ये वही चश्मा है जिससे राम मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें क्लिक की जा रही थी। इस चश्मे को ध्यान से देखेंगे तो आपको फ्रेम के ऊपरी हिस्से में कैमरा साफ नजर आएंगे। घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की है। जानी जयकुमार सोमवार को रामलला के दर्शन के लिए आया था। वो राम जन्मभूमि पथ से सभी चेकिंग पॉइंट को पार कर परिसर स्थित सिंह द्वार के आगे तक पहुंच गया। इस दौरान युवक चश्मे से फोटो क्लिक कर रहा था, तभी कैमरे से लाइट जली, जिसके बाद वो सुरक्षा में तैनात वॉचर की नजर में आ गया। वॉचर ने तुरंत युवक को रोककर पूछताछ शुरू कर दी। जब युवक के चश्मे की चेकिंग की तो युवक के चश्मे में कैमरा निकला। चश्मे के दोनों किनारों पर कैमरे लगे थे। एक बटन भी है जिसे दबाते ही फोटो कैप्चर हो जाती है। चश्मे की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। क्या राम मंदिर को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या राम मंदिर को लेकर कोई खतरनाक प्लानिंग चल रही है? इन सारे एंगल्स पर जांच चल रही है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम युवक से लगातार पूछताछ कर रही है। जयकुमार का पूरा बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। जानी जयकुमार गुजरात के वडोदरा का रहने वाला है। जयकुमार वडोदरा में कपड़ों का कारोबार करता है। जयकुमार को पकड़ने वाले एसएसएफ के वॉचर अनुराग वाजपेयी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। यूपी में चुनाव चाहे कोई भी हो, बुलडोजर की गूंज हर चुनाव में सुनाई देती है। बुलडोजर योगी की चुनावी रैलियों में भी नजर आता है और योगी विरोधियों के टारगेट लिस्ट में भी। अब उपचुनाव से पहले बाबा ने बुलडोजर को पहले ही फ्रंट पर खड़ा कर दिया है। सीएम योगी का बुलडोजर कन्नौज में सपा नेता के घर अवैध कब्जे तक पहुंच गया है। ये सफेद कोठी अखिलेश राज में कन्नौज का पावर सेंटर थी। योगी राज में यहां बुलडोजर चल रहा है। इसी सफेद कोठी से अखिलेश का करीबी कैश खान पूरे कन्नौज को कंट्रोल करता था। योगी राज में सारा सिस्टम बदल गया है। कैश खान ने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया था, 2 मंजिला अवैध निर्माण खड़ा किया था।
योगी की सिस्टम ने अवैध के खिलाफ वैध बुलडोजर को खड़ा कर दिया। वैध बुलडोजर ने जितना अवैध था सबको जमींदोज कर दिया। 1 करोड़ की कीमत से बने अवैध कोठी को बुलडोजर ने धुआं धुआं कर दिया। कन्नौज में चल रहे इस बुलडोजर की गूंज कन्नौज से 122 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी सुनाई दे रही है, क्योंकि कन्नौज कोठी और कोठी के मालिक का अखिलेश यादव से करीबी रिश्ता है। कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद हैं। कोठी के मालिक कैश खान की गिनती अखिलेश के करीबी और सपा के दबंग नेताओं में की जाती है। कैश खान ने यह सफेद कोठी इसी दबंगई के दम पर खड़ी की थी। साल 2014 में कैश खान ने नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया था। इस वक्त यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। अपने रसूख के दम पर कैश खान ने सड़क को गेट लगाकर बंद भी कर दिया था। जब 2019 में सुब्रत पाठक सांसद बने तो उन्होंने सीएम ऑफिस में शिकायत की, लेकिन अज्ञात कारणों के कारण एक्शन नहीं हो सका। 2022 में दोबारा योगी यूपी के मुख्यमंत्री बने। सुब्रत पाठक और स्थानीय लोगों ने कैश खान के अवैध कब्जे को लेकर फिर से शिकायत की। बुलडोजर चलता उससे पहले ही कैश खान ने कोर्ट से स्टे ले लिया। करीब 2 हफ्ते पहले भी पालिका का बुलडोजर इस कोठी का काम तमाम करने पहुंचा था, लेकिन कोर्ट के स्टे की तारीख बाकी थी। 7 जनवरी को स्टे खत्म हुआ और प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंच गया। कैश खान की अवैध कब्जे वाली कोठी को धराशायी कर दिया गया। ये एक नगर पालिका का रास्ता था जिसपे अतिक्रमण करके कुछ लेंटर डाल के और गेट लगा लिया गया था। तो इसमें 2 महीने लगभग पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट से स्टे लिया गया था। अब स्टे किसी तरह का नहीं है और नगर पालिका के द्वारा ये रास्ता साफ कराया जा रहा है। इसमें गेट हटा दिया गया है और बाकी जो अतिक्रमण है उसे भी हटा रहे हैं। अखिलेश यादव के करीबी कैश खान पर मंदिर और मस्जिद की जमीन पर भी अवैध कब्जे का आरोप लग चुका है। कन्नौज से लखनऊ तक इनकी सपा के बड़े नेता के तौर पर पहचान है। कैश खान दबंग भी है और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। कैश खान पर कुल मिलाकर 7 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि कैश खान पर पहला मुकदमा भी योगी राज में ही दर्ज हुआ है। 2017 में कैश खान पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद 2023 में 2 मुकदमे और 2024 में अब तक 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें एक मुकदमा पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जा करने का भी है। योगी का सिस्टम अब कैश खान की पूरी कुंडली खंगाल रहा है। मिल्कीपुर में योगी की तैयारी और कन्नौज में हुए एक्शन से अखिलेश एंड कंपनी पैनिक में है। 2024 के पहले राउंड में अखिलेश योगी से आगे निकल गए थे। सेकंड राउंड में योगी ने अखिलेश को फिर से पीछे कर दिया है। यूपी का स्कोर 7-2 कर दिया है और 2027 के सेमीफाइनल के लिए योगी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है और योगी अब रुकने वाले नहीं है।